हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां श्रीलंका के रास्ते भारत की मिलिट्री की जासूसी कर रहा है चाइना। रॉ चीफ ने लिया तगड़ा वाला एक्शन। जी हां दोस्तों, अब फेल होगी हर चाल। बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर और चीन को लेकर बड़ा खुलासा दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां पर चीन की हुई किरकिरी। हिंद महासागर फोरम की बैठक में शामिल नहीं हुआ मलेशिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी किया किनारा। बड़ी खबर दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस्तीफा दो। जी हां दोस्तों, के लगे नारे से गूंज उठा पूरा चाइना। लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया मिर्च स्प्रे। बताएंगे दोस्तों आखिर चीन के लोगों ने प्रदर्शन क्यों किया है दोस्तों चीन के राष्ट्रपति के इस्तीफा देने को लेकर। सबसे पहले आपको यहाँ बताएंगे हम, और बताएंगे केजरीवाल पर बरसे ये नेता। बताया छोटा रिचार्ज केजरीवाल को। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश के हर एक्शन का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी की वजह से आज भारत की विदेश नीति सबसे बेहतर और स्ट्रांग हुई है, और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ श्रीलंका के रास्ते भारत की मिलिट्री की जासूसी कर रहा चीन। रॉ चीफ एक्शन में फेल, अब होगी हर चाल। बता दे चीन के जासूसी जहाज के श्रीलंका पहुंचने के बाद से ही भारत अलर्ट मोड पर है। जहां हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की चौकसी बढ़ गई है, तो वहीं भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ भी घटनाक्रम पर बराबर नजर रखे हुए है। रॉ के मुखिया समंत कुमार गोयल पिछले दिनों कोलंबो पहुंचे, और उन्होंने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के अलावा देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सागला रत्नायके से भी मुलाकात की। श्रीलंका की वेबसाइट टाइम्स ऑनलाइन की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 16 से 22 अगस्त तक त्रिनकोमाली बंदरगाह पर था। इस जहाज को चीन का सबसे खतरनाक जासूसी जहाज करार दिया जाता है। जहां ये जहाज रुका, वहां से चीन की सेना बहुत आसानी से भारत की तरफ से होने वाले किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट का पता लगा सकता था। भारत की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई गई थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि रॉ चीफ ने श्रीलंका की सरकार से क्या बातचीत की, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन सूत्रों की माने तो गोयल ने सुरक्षा से जुड़े मसलों को राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के सामने उठाया था, जिसमें इससे एक युआन वांग 5 का मसला भी शामिल था। जी हाँ दोस्तों, युआन वांग अंतरिक्ष पर नजर रखने वाला जहाज जो किसी भी सैटेलाइट, रॉकेट और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को ट्रैक कर सकता है। अब दोस्तों चीन जो है वो श्रीलंका के रास्ते भारत की मिलिट्री की जासूसी कर रहा था। अब ऐसे में रॉ चीफ ने इस पर बड़ा एक्शन जो लिया है, उससे अब चीन की हर चाल नाकाम होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना कहने के लिए ही पूरे विश्व के सामने कहता है कि उसने हर तरीके से भारत के साथ झड़प को खत्म कर दिया, लेकिन दोस्तों पीठ पीछे और चोरी छिपे वो भारत की ही जासूस करवाता और करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी चीन के इस नई चाल को लेकर? अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और दोस्तों जितनी ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधुओं व्हाट्सएप पर। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर हिंद महासागर फोरम की बैठक में शामिल नहीं हुआ था मलेशिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी किया किनारा। बता दें मालदीव के विदेश मंत्रालय ने 21 नवंबर को आयोजित हुई चीन हिंद महासागर क्षेत्र विकास सहयोग मंच की बैठक में हिस्सा लेने की बात से इनकार कर दिया। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय स्पष्ट करना चाहता है कि मालदीव सरकार ने विकास सहयोग मंच की बैठक में भाग नहीं लिया, और 15 नवंबर 2022 को चीन के दूतावास में भाग नहीं लेने के अपने फैसले से अवगत कराया। जी हां, चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी ने 21 नवंबर 2022 को आयोजित चीन हिंद महासागर क्षेत्र विकास मंच मालदीव की भागीदारी का आरोप लगाते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारत को अलग थलग करने के लिए दोस्तों चाइना ने हिंद महासागर पर इस मीटिंग को बुलाया था दोस्तों। वैसे में मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं, आपको बता दें मालदीव ने भी भारत से मजबूत हुई दोस्ती तो चीन की चाल को समझते हुए चीन के इस हिंद महासागर फोरम में अब नहीं होगा शामिल। जी हाँ दोस्तों, यानी मालदीव ने भी चाइना इंडियन ओशन फोरम में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। मालदीव उन देशों में शामिल है जिन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर चीन शोषण करना चाहता है। हालांकि भारत के साथ मालदीव के संबंध मजबूत होने के बाद अब मालदीव चीन से कन्नी काटने लगा है, तो वहीं
श्रीलंका को देखकर उसे चीन की चाल समझ आ गई है। मालदीव की सरकार ने चीनी दूतावास को स्पष्ट कर दिया है कि वो इस फोरम में हिस्सा नहीं लेने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों मालदीव के इस डिसीजन का, इस एक्शन का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? अगर हाँ तो कमेंट में मालदीव ने सही डिसीजन लिया है जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भारतीयों का प्रदर्शन, दोषियों को सजा दिलाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मुंबई आतंकी हमले को लेकर बड़ी खबर है। अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों ने दिखाया आक्रोश, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। बता दें मुंबई आतंकी हमलों की 14वीं बरसी पर यहां भारतीय प्रवासियों ने पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और इस कायरतापूर्ण हमले के साजिशकर्ताओं को सजा दिलाने की मांग की। लोगों ने मुंबई 26/11 की तख्तियां लिए, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इन तख्तियों पर लिखा था कि हम माफ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे, पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाओ। जी हाँ, पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास के बाहर एक डिजिटल वैन भी खड़ी थी जिसमें 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और आतंकी अजमल कसाब के साथ साथ मुंबई में ताज होटल पर आग लगी तस्वीरें दिखाई दी। ताज पैलेस की यह तस्वीर तब की थी जब आतंकियों ने इस ऐतिहासिक इमारत पर हमला किया था। दोस्तों आपकी क्या मांग होगी 26/11 के इस आतंकी हमले को लेकर? पाकिस्तान के लिए दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है दोस्तों शी जिनपिंग के इस्तीफे को लेकर। जहां शी जिनपिंग इस्तीफा दो के नारे से गूंजा चाइना, लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया मिर्च का स्प्रे। जी हाँ दोस्तों, चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं, लेकिन लोगों ने इन नियमों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पूरे चीन में कड़े प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। यहाँ कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। रविवार को भी चीन में कोरोना के 40,000 मामले दर्ज किए गए थे। शी जिनपिंग और उनकी सरकार के खिलाफ लोगों का ऐसा विरोध प्रदर्शन बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन इस बार देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। शंघाई समेत तमाम बड़े शहरों में लोग सड़कों पर हैं और जिनपिंग और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने कोविड लॉकडाउन का विरोध किया है। इस बीच जिनपिंग सरकार की तरफ से शिनजियांग की राजधानी उरुमकी में शनिवार को लॉकडाउन से राहत दी गई। यहाँ गुरुवार को एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई थी जिसमें जलकर 10 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बेकाबू भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें दरअसल उरुमकी में 3 महीने से भी ज्यादा समय से लॉकडाउन लागू था, जिसके खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद की और सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शी जिनपिंग इस्तीफा दो, कम्युनिस्ट पार्टी कुर्सी छोड़ो और चीन से प्रतिबंध हटाओ जैसे नारे लगाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या वाकई में दोस्तों शी जिनपिंग को पद से हटा देना चाहिए? आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहाँ पर नए जनरल आते ही पाकिस्तान में मची हलचल हुई और भी तेज। सांसद आजम स्वाति दूसरी बार किए गए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, नए सेना प्रमुख के आते ही इमरान खान का ये करीबी सांसद आजम स्वाति पहुंचा सलाखों के पीछे। आखिर क्या है पूरा मामला आपको बता दें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने वरिष्ठ सेना अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र और धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल करने पर रविवार को इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई पार्टी के एक सांसद को गिरफ्तार किया है। सैन्य नेतृत्व के खिलाफ ट्वीट करने को लेकर संघीय जांच एजेंसी ने आजम स्वाति को 2 महीने के अंदर दूसरी बार हिरासत में लिया है। इसके पहले एफआईए ने उन्हें गत अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। सरकार की ओर से इस्लामाबाद साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर यानी सीसीआरसी के तकनीकी सहायक अनीसुर रहमान की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर एफआईए ने इलेक्ट्रॉनिक अपराध प्रतिषेध अधिनियम 2016 के तहत एफआईआर दर्ज की है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। आतंकी ले रहे लेडी ओजीडब्ल्यू का सहारा, सेना अब ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए करेगी सफाया। बता दें जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बल ऑपरेशनल ऑल आउट चला रहे हैं। सेना की ओर से यह ऑपरेशन घाटी में मौजूद विदेशी आतंकियों का सफाया करने के लिए चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में लो
लोकल रिक्रूटमेंट अब केवल कुछ ही जिलों में हो रहा है, वो भी अब ना के बराबर। जम्मू कश्मीर में जो विदेशी आतंकी मौजूद हैं, उनकी जिंदगी कुछ महीनों की मेहमान है। यही वजह है कि लोकल युवाओं और युवतियों को बड़े आतंकी कमांडर सूचना देने, मदद पहुंचाने के बदले पैसे दे रहे हैं। सुरक्षा बलों में इस समय इस बात की चिंता है कि लेडी ओवर ग्राउंड वर्कर आतंकियों की मदद के लिए काफी आगे आ रही हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल इन दिनों ऑपरेशन लेडी ओवर ग्राउंड वर्कर चला रहे हैं। सुरक्षा बलों के उच्च पदस्थ सूत्रों ने आज तक को ये जानकारी दी है कि कुछ दिनों से ऐसे ट्रेंड देखे जा रहे हैं। कश्मीर घाटी में मौजूद विदेशी आतंकी और हाइब्रिड आतंकी की मदद महिला ओवर ग्राउंड वर्कर की तरफ से की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती बनकर उभर रहा है। अगर आपको भी अपने भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है और मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, तो भारत की सेना नंबर 1 सेना जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर नेपाल से सबसे बड़ी और खुशखबरी की खबर, नेपाली पीएम देउबा की बड़ी जीत। 53 सीटों के साथ नेपाली कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी निकलकर उभरी। जी हाँ, नेपाल के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस अब तक सामने आए नतीजों में 53 सीट पर जीत दर्ज करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। देश की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा की 165 सीट का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से, जबकि बाकी 110 सीट का चुनाव आनुपातिक चुनाव प्रणाली के जरिए होता है। प्रतिनिधि सभा और 7 प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव 20 नवंबर को हुए थे। मतों की गिनती सोमवार को शुरू हुई थी। नेपाली कांग्रेस ने प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत अकेले 53 सीटें जीती हैं, जबकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी यूएमएल के ने 42 सीट पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा सीपीएन माओवादी सेंटर 17 सीट जीतकर तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट ने 10 सीटें जीती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नेपाली पीएम देउबा को कांग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा आप लोग। दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी खबर, पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती समेत 7 पूर्व विधायकों को बड़ी नोटिस। 24 घंटे में सरकारी बंगला खाली करने को दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, अनंतनाग प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती समेत 7 पूर्व विधायकों व एक नगर पालिका पार्षद को अनंतनाग जिले की खन्नाबल हाउसिंग कॉलोनी के सरकारी आवास 24 घंटे के अंदर खाली करने के लिए कहा है। ऐसा न होने पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है। मुफ्ती को पिछले महीने भी श्रीनगर के उच्च सुरक्षा वाले गुप्कार इलाके में स्थित उनके फेयर व्यू आवास से बेदखली का नोटिस दिया गया था। अधिकारियों ने कहा है कि अनंतनाग के उपायुक्त के आदेश पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा रविवार को जारी बेदखली नोटिस में महबूबा मुफ्ती के अलावा पूर्व विधायक मोहम्मद अल्ताफ वाणी, पूर्व विधायक अब्दुल रहीम राउथर, पूर्व विधायक अब्दुल मजीद भट्ट शामिल है। इसके अलावा पूर्व विधायक अल्ताफ अहमद वाणी, पूर्व एमएलसी बशीर शाह, पूर्व एमएलसी चौधरी निजामुद्दीन, पूर्व विधायक अब्दुल कबीर पठान और एमसी पार्षद शेख मोहिउद्दीन जिसका निधन हो चुका है वो शामिल है। जी हाँ, इसी बीच नैंका के पूर्व विधायक अब्दुल मजीद भट्ट ने कहा है कि हम कहां जाएं, प्रशासन को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि प्रशासन आज से इन लोगों को खाली करने के लिए नहीं कह रहा है। महबूबा मुफ्ती को दोस्तों पिछले महीने भी ये नोटिस जारी किया गया था, उसके बावजूद भी शायद महबूबा मुफ्ती ने ये बंगला पूरे तरीके से खाली नहीं किया है। दोस्तों, वैसे में क्या इनको एक मौका दिया जाना चाहिए दोस्तों कि ये लोग कहां जाएंगे, इस पर ये जब तक विचार करते हैं तब तक सरकार को रुकना चाहिए या फिर इनको तुरंत प्रभाव से बेदखल कर देना चाहिए। आपकी जो भी निजी राय हो, देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है इन नेताओं को लेकर दोस्तों, जिनका योगदान हमारी भारत की जनता समझती है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया है जम्मू कश्मीर के लिए, जबकि मोदी सरकार ने सरकार में आते ही 370 को हटाया। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर इमरान खान का विधानसभा से इस्तीफे का ऐलान सिर्फ ढकोसला। असीम मुनीर से कहीं दोस्ती बढ़ाना तो नहीं है इसका असल मकसद, बता दें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की विधानसभा छोड़ने की धमकी वास्तव में राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने का एक प्रयास है। ये एक नए सैन्य नेतृत्व को नए सिरे से जुड़ाव का निमंत्रण है, जो अगले सप्ताह से कार्यभार संभालने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी मीडिया ने ये बात कही है दोस्तों। दरअसल शनिवार रात इमरान खान ने रावलपिंडी में बड़ा ऐलान किया था। जी हाँ, उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि उनकी पार्टी ने सभी विधानसभाओं से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस घोषणा के बाद पाकिस्तानी अखबार डॉन से बात करने वाले कई कानूनी और राजनीतिक विशेषज्ञों
अधिकारियों ने कहा कि इमरान खान वास्तव में अपनी धमकी को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने अनुमान लगाया कि पीटीआई नेता ने यह घोषणा इसलिए की है क्योंकि उन्होंने अपने समर्थकों से रावलपिंडी सभा में कुछ बड़ा करने का वादा किया था। ऐसे में उनके पास कोई विकल्प न होने के चलते उन्हें ये घोषणा करनी पड़ी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी के अध्यक्ष और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान की रावलपिंडी की सार्वजनिक बैठक पीटीआई का चेहरा बचाने वाला फ्लॉप शो था और ये एक एंटी क्लाइमेटिक था। उन्होंने कहा कि इमरान खान की ओर से सभी विधानसभाओं से इस्तीफा देने की घोषणा हताशा में इस्तीफे का नाटक है, यानी उनका कहना है कि नाटक कर रहे हैं इमरान खान। बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर साथ ही साथ इमरान खान ने कहा 3 शूटरों ने की थी मुझे मारने की कोशिश, जल्द हो सकता है एक और मुझ पर हमला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से शहबाज शरीफ सरकार पर हमला बोला। शनिवार को रावलपिंडी में विशाल रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि उनकी हत्या के प्रयास में 3 शूटर शामिल थे। जिन 2 हमलावरों की पहले से पहचान की गई थी वो उन पर और पीटीआई के अन्य नेताओं पर गोली चलाने वाले थे और दूसरे शूटर ने कंटेनर के मोर्चे पर गोलीबारी की। डॉन अखबार ने बताया कि 70 वर्षीय इमरान खान ने दावा किया है कि तीसरे शूटर ने रैली में एक व्यक्ति को मार डाला जबकि वो भी उनकी हत्या करने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैजल नसीर पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फिर उन पर हमला हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हाथ के बाद पुतिन के शरीर के अब इस अंग में बीमारी आई सामने, भरी मीटिंग में खुल गई पुतिन की पोल। जी हां दोस्तों, रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालत खराब है। हाल के एक मीटिंग में वो घबराए हुए नजर आए। उस दौरान के हाथ गुलाबी हो गए थे और उन्होंने जोर से अपनी कुर्सी को पकड़ लिया था। ऐसी अफवाह भी महीनों में घूम रही है कि पुतिन गंभीर रूप से बीमार है, उन्हें कई बीमारियां हो रही हैं। साथ ही साथ यूक्रेन के साथ हो रहे युद्ध की वजह से उनके तनाव का स्तर भी बढ़ गया है। ये भी उनकी सेहत के खराब होने की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। हाल में वो एक मीटिंग में थे और यूक्रेन के साथ युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवार वालों से बात कर रहे थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाए। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने केक की एक बाइट ली, लेकिन इसमें भी वो खुद से संघर्ष करते और असहज नजर आए। उनकी आवाज नहीं निकल पा रही थी, उनका गला भी फंसा लग रहा था। क्यूबा के नेता राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल के साथ बैठक के दौरान पुतिन के हाथ का रंग फीका पड़ गया था। वो आपको याद होगा दोस्तों, उनके हथेली का रंग गुलाबी हो गया था, शरीर फूला हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद से अब ये नया खबर आना दोस्तों पुतिन के लिए बहुत बड़े संकट की घंटी हो सकती है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी? जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में गेट वेल सून पुतिन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर दुनिया की सबसे मजबूत परमाणु शक्ति बनना हमारा अंतिम लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, तानाशाह किम जोंग उन ने दी सबसे बड़ी चेतावनी। बता दें, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने विश्व के तमाम देशों को संदेश देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे ताकतवर परमाणु शक्ति बनना उत्तर कोरिया का अंतिम लक्ष्य है। उन्होंने इसके लिए दर्जनों सैन्य अधिकारियों को प्रोत्साहित भी किया है। किम जोंग द्वारा ये घोषणा देश की नई हानसोंग 17 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के परीक्षण का निरीक्षण करने और 18 नवंबर को परमाणु हथियारों के साथ अमेरिकी परमाणु खतरों का मुकाबला करने का संकल्प लेने के बाद आई है। किम जोंग उन ने कहा है कि परमाणु बल का निर्माण राज्य और लोगों की गरिमा और संप्रभुता की मजबूती से रक्षा करने के लिए है और इसका अंतिम लक्ष्य दुनिया की सबसे शक्तिशाली सामरिक शक्ति बनना है। ऐसे में किम जोंग उनके इस बयान के बाद दोस्तों पूरी दुनिया सदमे में है कि आखिर किम जोंग उन ने ऐसी भाषा का उपयोग क्यों किया। यानी कि 2 इसके मीनिंग निकल सकते हैं दोस्तों। एक तो होता है दूसरे देश को खत्म करते चलो और अपना साम्राज्य स्थापित करते चलो, और दूसरा दुनिया को देखते हुए अपने आप को अपडेट करते रहो। ऐसे में दोस्तों किम जोंग उनका इशारा किसकी तरफ था? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर पूर्व दिग्गज खिलाड़ी का सबसे बड़ा बयान, कहा भारत में वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने की औकात पाकिस्तान के पास नहीं। जी हाँ, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा पदासीन होने के बाद से ही बयानबाजी करते रहे हैं। भारतीय क्रिकेट और BCCI को लेकर भी उनका बड़बड़
बोलापन दिखा है। एक दिन पहले ही रमीज राजा ने कहा था कि अगर भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी तो हमारी टीम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं जाएगी। रमीज राजा की बात पर अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने तगड़ा जवाब दिया है। कनेरिया ने यहाँ तक कह दिया है कि आपकी इतनी औकात ही नहीं है कि भारत में वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर पाओ। जी हाँ दोस्तों, दानिश कनेरिया ने कहा है कि पाकिस्तान के नहीं आने से भी भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और पाकिस्तान की इतनी औकात भी नहीं है कि वे वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है। भारत में वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान को जाना ही पड़ेगा। भारत के अलावा रेवेन्यू के लिए क्रिकेट में कोई बड़ा बाजार नहीं है। ये देश वर्ल्ड क्रिकेट को चलाता है। वे बार बार वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने की बात कहते हुए पाकिस्तान क्रिकेट की छवि खराब कर रहे हैं। भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान जरूर जाएगा, लेकिन बाद में बहाना बना लेगा कि हमारे ऊपर आईसीसी का दबाव है। अगर पाकिस्तान की टीम भारत में खेलने के लिए नहीं जाती है तो नुकसान उनका ही होना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दानिश कनेरिया के इस बात का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? क्योंकि पाकिस्तानी होने के नाते उन्होंने पाकिस्तान को ही लताड़ लगाई है दोस्तों, और पीसीबी के अध्यक्ष रमीज राजा को खरी खोटी सुनाई और साफ बता दिया है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि भारत को वर्ल्ड कप के लिए मना कर सको। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? एक भारतीय होने के नाते कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भाजपा से ज्यादा केजरीवाल पर बरसे ओवैसी, बताया छोटा रिचार्ज, मुसलमानों को बदनाम किया इसने। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। अब गुजरात के बाद एमसीडी के चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। उनकी पार्टी AIMIM केवल 15 वार्डों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि दिल्ली में कुल 250 वार्ड हैं। ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर उतना हमला नहीं किया जितना आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर किया है। जी हाँ दोस्तों, ओवैसी ने एक जनसभा के दौरान अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज तक कह दिया है। ओवैसी ने कहा कि कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे। उनका कहना था कि कोरोना बढ़ने के लिए तबलीगी जमात जिम्मेदार होगा। उन्होंने केजरीवाल को झूठा बताते हुए कहा कि जब जहांगीरपुरी में जब गड़बड़ हुई तो वहां बुलडोजर चलवा दिया गया। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो मामले में अरविंद केजरीवाल नहीं बोलते, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ नहीं बोलते। ऐसे मामलों में उनकी घिग्गी बंद जाती है, लेकिन जब वे मुसलमानों को सुप स्प्रेडर कहने लगते हैं तो हाई कोर्ट ने उन्हें झूठा साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी टोपी पहनते नहीं हैं और केजरीवाल जिससे भी मिलते हैं उसे टोपी पहना जाते हैं। जब कांग्रेस को जनता ने मौका दिया और वो फेल हुई तो छोटा रिचार्ज का दामन पकड़ लिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ओवैसी की बौखलाहट को आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, लेकिन बीजेपी को ज्यादा ना कह करके ओवैसी ने केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो ओवैसी की बौखलाहट को लेकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। देखते क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा हमला कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि हमने कहा टारगेट टेररिज्म, लेकिन मुझे ही बनाया गया निशाना। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। खेड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि गुजरात ने सदियों से आतंकवाद का दंश झेला है। उन्होंने कहा कि गुजरात हमेशा से आतंकवाद के विरोध में रहा है। गुजरात सरकार ने आतंकवाद के स्लीपर सेल पर नकेल कस दी, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार इसमें सहयोग नहीं करती थी। पीएम ने आरोप लगाया कि उस वक्त कांग्रेस आतंकवादियों को रिहा करने पर कार्य करती थी। हम उनको जेल में भरते थे और कांग्रेस उनको रिहा करती थी। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच ये थी दोस्तों अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।